आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद और आज से हम एक नए प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं जहां पर ना कोई बहस होगी, ना कोई शोर शराबा होगा, ना ही बेवजह के कोई मौजू होंगे। बात सिर्फ आपकी होगी, आपके सरोकार की होगी। हम वो तमाम मुद्दे उठाएंगे जो आपसे जुड़े हुए हैं, जिससे सीधा आपका सरोकार है, और हम उन माहिरीन को बुलाएंगे जिन्हें आप सुनना चाहते हैं, जिन्हें आप देखना पसंद करते हैं, जिनकी बातें मायने रखती हैं। उन तमाम माहिरीन को अपने स्टूडियो में बुलाएंगे और उनसे बात करेंगे। और आज से हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। जरा सोचिए कि कैसा होता होगा वो मंजर जब आप अपनी जिंदगी में मगन हो, अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहे हो, हंसी खुशी अपनों के साथ जिंदगी के हर पल को जी रहे हो, और अचानक आपके तमाम ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया जाए। आपको एक ऐसे गुनाह की सालों सजा दी जाए जो आपने किया ही नहीं। आपको तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया जाए, मजबूर कर दिया जाए, और फिर सालों के बाद आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। 7 दिन लगातार मुझको इल्लीगल तरीके से रखा गया और टॉर्चर किया गया। मुझको बहुत ज़्यादा बुरी तरह से पीटा, हाथों के नाखून और पाँवों के नाखून की क्लास से निकाल दिया। कुछ समय के बाद पता चला कि मेरे ऊपर दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो 1996 और 97 में ब्लास्ट हुए, वो 1-1.5 साल के बाद मेरे ऊपर वो सभी केस लगाए गए। दौर वो आया है कि कातिल की सजा कुछ भी नहीं, और हर एक सजा उसके लिए जिसकी सजा कुछ भी नहीं। वो सिर्फ 18 साल का था, अपने ख्वाबों में मगन, अपने आने वाले खूबसूरत कल के ख्वाब देख रहा था। उसे पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। वो पायलट बनना चाहता था, लेकिन उड़ान भरने से पहले ही उसके पर कतर दिए गए। आमिर अपने घर से रात तकरीबन 9:30 बजे दवा लेने के लिए निकले थे, जिस वक्त पुलिस ने उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर जिप्सी में बैठा लिया और उन्हें एक अनजान जगह पर ले गए। और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जिसके बारे में आमिर ने किसी खौफनाक ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। आमिर सिर्फ 18 साल के थे। उनके ऊपर उनकी उम्र से भी ज्यादा केस लगाकर उन्हें 19 से भी ज्यादा बम धमाकों का मास्टरमाइंड बना दिया गया। 1998 से पहले हुए बम धमाकों में उन्हें कसूरवार पाया गया। गुनाह कबूल करवाने के लिए उनके ऊपर ऐसे ऐसे जुल्म किए गए जिसकी सोचने भर से वो सिहर उठते हैं। 7 दिन लगातार मुझको इल्लीगल तरीके से रखा गया और टॉर्चर किया गया। मुझको बहुत ज़्यादा बुरी तरह से पीटा, हाथों के नाखून और पाँवों के नाखून की क्लास से निकाल दिया। कुछ समय के बाद पता चला कि मेरे ऊपर दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो 1996 और 97 में ब्लास्ट हुए, वो 1-1.5 साल के बाद मेरे ऊपर वो सभी केस लगाए गए। आमिर जब जेल में रहकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे तो उस दौरान उनके वालिद का इंतकाल हो गया और उनके वालिदा को भी लकवा मार गया। अकेला बेटा जेल में था और मां को बेटी की रिहाई का इंतजार था। 14 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद बेटा रिहा हुआ, लेकिन उसके कुछ अरसे बाद भी मां भी इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। 2007 में मेरे केस दिल्ली से ख़त्म हो गए और मैं ट्रांसफ़र गाज़ियाबाद की जेल में हुआ, डासना में। तो वहाँ पर मेरा केस वकीलों ने लेने से इनकार कर दिया। आमिर को सजा सिर्फ अदालत ने ही नहीं दी, बल्कि उन्हें समाज ने भी उतनी ही सजा दी। किसी ने उनकी फैमिली की मदद नहीं की, यहाँ तक कि जब उनके वालिद नमाज पढ़ने के लिए जाते थे तो लोग उनके सलाम का जवाब तक नहीं देते थे। जेल से रिहा होने के बाद भी आमिर को समाज से रिहाई नहीं मिली। जेल से रिहा होने के बाद उनके लिए सबसे बड़ा मसला जरिया माश का था, जिसके लिए उन्होंने बहुत मशक्कत की। जेल में रहकर भी आमिर ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। फ्रेम्ड एज टेररिस्ट के नाम से उन्होंने एक किताब भी लिखी। आमिर अब एक NGO में काम करते हैं। आमिर का मामला कई मामलों में नजीर भी है। आमिर के केस में NHRC ने सुओ मोटो लेते हुए दिल्ली पुलिस को आमिर को 5 लाख रुपए देने का फरमान भी जारी किया, जो ऐसे मामलों में पहली बार हुआ है। आमिर जैसे ही ऐसे सैकड़ों नौजवान हैं जो बेगुनाह होकर भी बरसों जेल की सलाखों के पीछे रहे और उनकी जिंदगी के बेशकीमती साल बर्बाद हो गए।
सवाल कई हैं। सवाल यहाँ लोगों की जिंदगी का है, उस भरोसे का है जो सिस्टम पर किया जाता है। सवाल ये भी है कि कार्रवाई उन अफसरों पर क्यों नहीं की जाती है जो झूठे तमगे पाने के लिए ऐसे मासूमों के बेशकीमती साल बर्बाद कर देते हैं और उन्हें हमेशा के लिए कैदी बना देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बुशरा खानम फहद, जी सलाम। तो सवाल कई हैं। सवाल ये है कि आखिर उन सालों का जवाब कौन देगा जो साल दरअसल उनके बर्बाद कर दिए गए। आमिर की आज हम बात कर रहे हैं। आमिर सिर्फ 18 साल के थे जब उन्हें पुलिस ने उठाया था और 14 साल वो जेल में रहे। जरा सोचिए कि 18 साल के एक मासूम नौजवान को कुछ पता भी नहीं होता, वो अपने ख्वाब बुन रहा होता है, वो आने वाले मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा होता है, उसको पकड़ लिया जाए और उसके 14 साल जो हैं, वो खूबसूरत 14 साल जो हैं वो जेल में बिताए। तो उसके जब वो लौट कर आता है, अगर वो बेगुनाह साबित हुआ, बाइज्जत बरी हुआ, लौट कर भी आ जाता है, तो फिर उसके बाद क्या? आप भी आमिर के साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। लगातार जो हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं वो टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। अगर आप सीधे आमिर से बात करना चाहते हैं, उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और दो खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ गए, उनका तारुफ भी मैं आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ आमिर खुद स्टूडियो में मौजूद हैं और उसके साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं फवाद शाहीन, जो कि क्विल फाउंडेशन में रिसर्चर हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। आमिर, चूंकि आज हम आपकी बात कर रहे हैं और आप जैसे जो सैकड़ों नौजवान हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या अभी भी जहन में वो तमाम तस्वीरें, वो तमाम मंजर जो है वो उसी तरह से ताज़ा है या आता जाता रहता है? वो 1998 की वो रात, वो 9:30 बजे जब आपको पुलिस ने उठाया था, जब आप सिर्फ दवा लेने के लिए घर से निकले थे और शायद आपको ये मालूम भी नहीं था कि आपके साथ अगले पल क्या होने जा रहा है। बिल्कुल, इस हादसे को 20 साल लगभग गुजर रहे हैं लेकिन उस दौरान जो टॉर्चर मेरे साथ किया गया, जहनी या फिर जिस्मानी तौर से, वो आज भी मुझसे कहीं ना कहीं मुझको मुतासिर करता है। और अभी भी कई बार ख्वाब में मुझको वो टॉर्चर आता है और मैं चीख कर बिस्तर से उठ जाता हूँ और मेरे साथ जो फैमिली में मेंबर हैं वो भी जो है उससे मुतासिर होते हैं। तो कहने को जिस्मानी घाव भर चुके हैं और जहनी तौर से मैं अपने आप को उससे उबारने की कोशिश करता हूं, पर पूरी तरह से उससे निकलकर बाहर नहीं आ पाया हूं। एक आम राय या आम तौर पर यह माना जाता है कि जो मुतासिर होता है, जो जेल के अंदर होता है, उसकी कहानी सोसाइटी और मीडिया के सामने होती है, लेकिन उसका दूसरा एक पहलू होता है उसकी फैमिली का, कि वो किन हालात में सफ़र कर रही है, किस मजबूरियों में वो गुजारा कर रही है, या फिर वो लंबे समय के बाद कोई जब ऐसा कोई विक्टिम या सर्वाइवर जेल से बाहर निकल कर आता है तो दुनिया सोचती है अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है और अब तो रिहाई हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। रिहाई होने के बाद उसके सामने नई तरह के चैलेंज जो है सामना करना होता है उसको। एक दुश्वार भरी जिंदगी जो है उसकी राह तक रही होती है। उसको अपनी फैमिली को फिर से लाइवलीहुड और उनको सहारा देने का जिम्मेदारी होती है। उसका रोजगार किस तरह से, और जो समाज के अंदर जो इज्जत उसने खोई है उसको फिर से किस तरह से वो वापस लाए। कई तरह की चुनौतियों का उसको सामना करना पड़ता है। जब आप 14 साल तक जब आप इस जद्दोजहद से गुजर रहे थे, कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, एक ऐसे गुनाह की आप सजा काट रहे थे दरअसल जो आपने किया ही नहीं था, जिसका आपको इल्म तक नहीं था। जब आप जेल में गए उसके चंद सालों बाद, 2 सालों बाद आपके वालिद का इंतकाल हो गया। आपकी वालदा की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई कि आप उनके साथ बहुत ज्यादा रिहा होने के बाद भी बहुत ज्यादा वक्त उनके साथ आप नहीं बिता पाए। कितना अफसोस होता है आपको जब आप उन सालों के बारे में सोचते हैं कि वो 14 साल अगर आप आजाद होते तो आज आपने क्या कुछ किया होता। आपके भी बहुत सारे ख्वाब थे हम जैसे लोगों की तरह, जैसे हम सब सोचते हैं, और उस वक्त आपके वालिद का चला जाना, माँ की ये हालत हो जाना, एक अकेला बेटा वो भी जेल में, वो तमाम चीजें आप सोचते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? बिल्कुल, जब मैं आज से 20 साल पहले का जो मेरे ख्वाब था पायलट बनने का, जिस तरह से आप
थोड़ी देर पहले उसको दिखाया भी, उसी को सोच के मैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहा था। मैं पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूँ, पतंग उड़ाने का शौक था, वहीं से वो जहाज़ देखा, वहीं से वो जहन में आया कि मैं एक दिन बड़ा होकर पायलट बनूंगा। लेकिन उस रात जब मुझको किडनैप किया गया, मैं कभी ये नहीं कहता हूँ अरेस्टिंग की गई। अरेस्टिंग वो होती है जो हमारे कानून में है, जो संविधान में है, आईपीसी सीआरपीसी में होता है। लेकिन राह चलते हुए अगर किसी को रात के अंधेरे में उठा लिया जाता है तो वो किडनैपिंग की श्रेणी में आता है। और कोई भी भारतीय नागरिक कानून से ऊपर नहीं होता है, चाहे वो पुलिस ही क्यों ना हो, हमारे कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां क्यों ना हो, अगर उसको तोड़ती हैं तो मैं समझता हूँ वो भी उसी श्रेणी में आते हैं। जब वालिद साहब का मैंने इंतकाल का सुना और जब वकील के जरिए मुझको मालूम हुआ कोर्ट के अंदर, और उनको 1 हफ्ता गुजर चुका था इंतकाल हुए, तो मैं आखिरी वक्त तक उनको ना देख पाया, ना मिट्टी दे पाया। मजिस्ट्रेट साहब के सामने एक एप्लीकेशन मूव की गई कि आमिर को जो है मिट्टी देने के लिए जो है कुछ घंटों के लिए रिहाई दी जाए, जिसको हम इंटरिम बेल कहते हैं, लेकिन उसको भी जो है मनसूख कर दिया गया। आज ये हालत है कि जब मैं कब्रिस्तान में जाता हूँ वालिद साहब को देखने के लिए, तो मुझको उस कब्र का भी नहीं मालूम है कि उस कब्रिस्तान में वो किस जगह दफन है। तो बस एक कब्रिस्तान के कोने में मैं खड़ा होकर उनके लिए दुआ करता हूँ। लेकिन शुक्र करता हूँ कि मैंने भरे एक जिंदा लाश की तरह मैंने अपनी वालिदा को पाया उनको, क्योंकि मेरे जेल में रहने के बाद 2009 या 2010 में गालिबन जब मुझको 12 साल रेगुलर जेल में हो चुके थे, उनको ब्रेन हैमरेज हुआ और पैरालाइज हो गया था। और वो जिंदा लाश की तरह मुझको, जब मैं 2012 में रिलीज होकर आया तो मैंने उनको एक जिंदा लाश की तरह पाया। तो शुक्र करता हूं कि मैंने उनको कम से कम पा लिया, वालिद साहब की तरह उनको खोया नहीं, उनका खिदमत करने का कुछ मौका मिला। मिस तो और ये भी कि जो फेस मेरे फैमिली ने किया है एक तरह से, उस ये वो दौर है। आज का मैं जब कंपेयर करता हूं पहले के हालात 20 साल पहले, 18 साल पहले और आज के, तो मैं कहता हूं फिर भी हालात बेहतर हैं, क्योंकि उस जमाने में कोई इतना मीडिया का जो है ब्रांड नहीं थे और इतनी रिपोर्टिंग नहीं होती थी। बस पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसी को हूबहू छाप दिया जाता था, दूसरे पक्ष की कभी सुनवाई नहीं, रिपोर्टिंग नहीं की जाती थी जिस तरह से अभी के हालात हैं। ये नहीं कहेंगे कि हालात दूसरी तरह से बदले, लेकिन इस तरह से हम कह सकते हैं कि हालात जो है बदले हैं। आमिर, एक कॉलर हमारे साथ गुजरात से जुड़ गए जो आपसे बात करना चाहते हैं। जी बताइए, क्या है आपका सवाल आमिर के लिए? हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गफ्फार साहब बताइए, आपका सवाल क्या है? मैं गुजरात से काठियावाड़ से बोल रहा हूँ, छोटा गांव है बानवट जी। मैं पहले तो आपको भी सलाम करता हूँ, जी सलाम को शुक्रिया। क्या आप एक ऐसी स्टोरी लेके आए हैं कि जो आमिर भाई की, वो सुन के मेरी आंख में आंसू आ गई। वो उनके अब्बा जान तो चले गए, उनकी अम्मी है जी। उनकी अम्मी की बात मैंने सुनी जी। अब उनकी अम्मी का भी इंतकाल हो गया है। हाँ, मैं वो बोलता हूँ जी कि आप में हिम्मत नहीं आ रही है जी। आप जैसे हिंदुस्तान में, इंडिया में बहुत से वैसे लोग हैं, सब कम्युनिटी के हैं, अपने में भी है दूसरे में भी है जी। आपने 14 साल जेल में निकाल डाले, अब आपकी दूसरी जिंदगी शुरू हो गई है। तो आप कौम, पूरी कौम के लिए ना हुजूर ने जो फरमाया है कि इंसान के लिए काम करो, न ऐसे काम करो कि आपको जो अनुभव हुआ है, आपको जो परिस्थिति में तकलीफ पड़ी है, वो दूसरे को तकलीफ ना पड़े। न आप जो एनजीओ से मुताबिक है, वो एनजीओ का एड्रेस और पता या तो मेरा ये नंबर है, उसके ऊपर आप मैसेज करो, इतनी मेरी रिक्वेस्ट है जी। बस आपको मैं दुआ करता हूँ कि आपको अल्लाह रसूल आबाद रखे और आपको खूब तरक्की देवे। और जी सलाम को भी मैं सलाम करता हूँ कि ऐसी स्टोरी लाके जो जाहिर की, नहीं ये सब इतना होता है तो अपने देश में कानून और बंधारण के हिसाब से काम हुआ
इसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया गफ्फार साहब। गफ्फार साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है। हम जब आप जैसे लोगों से इस तरह के कलमात सुनते हैं तो हमारा हौसला बुलंद होता है। हम समझते हैं कि हम इस देश में जो है अकेले नहीं हैं, आप सबकी दुआएं हमारे साथ हैं। और बिल्कुल मैं आपकी बात से इससे इत्तेफाक करता हूं कि अजीज सलाम ने ये एक बहुत अच्छा एक स्टेप उठाया है, जिससे मैं समझता हूं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर इंसाफ की राह पाने वालों के लिए जमीन हमवार होगी। बिल्कुल। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। जब ब्रेक से हम लौटेंगे तो हम बात करेंगे फवाद से और ये जानने की कोशिश करेंगे तो एक इंसान जो है, जो दरअसल सालों जेल में गुजारता है, वो जेल से तो आजाद हो जाता है, क्या सोसाइटी भी उसे उसी तरह से आजाद करती है, एक्सेप्ट करती है? उसके रिहेबिलिटेशन का क्या, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आपकी बात, और आज हम लगातार बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये पहला शो है और हमने सोचा कि एक ऐसा मौजू उठाएं जो बेहद जरूरी है, खासतौर पर मुस्लिम मुआशरे के लिए, क्योंकि लगातार ऐसे नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें उठाया जा रहा है और उन्हें एक ऐसे गुनाह की सजा दी जा रही है जो दरअसल उन्होंने किया ही नहीं है। आमिर हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं, जो खुद मुतासिर हैं और अपनी कहानी आपको बता रहे हैं कि दरअसल उनके साथ क्या कुछ हुआ। फवाज भी हमारे साथ मौजूद हैं जो अपनी एक्सपर्ट राय आपको देंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दिल्ली से एक कॉलर हैं, खुर्शीद, श्रीनगर से खुर्शीद हमारे साथ जुड़ गए हैं जो आमिर से बात करना चाहेंगे। जी खुर्शीद साहब, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? खुर्शीद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है उनसे हमारा राब्ता खत्म हो गया है। फवाज, मैं आपसे बात करना चाहूंगी क्योंकि आमिर की कहानी एक ऐसी है जो लोगों को पता है और बोल्डली ये सामने आकर इस तरह की बातें कर पाते हैं। सवाल जहन में ये आता है कि 10-15 कुछ केसेस ऐसे भी हैं, 20-20 साल जेल में गुजारे गए हैं। उसके पीछे से उनकी फैमिली का क्या होता है? वो फैमिली पूरी बर्बाद हो चुकी होती है। जब वो लौट कर आते हैं तो उनके पास कोई जरिया माश नहीं होता है, यानी कि वो काम क्या करें उनके पास वो नहीं होता है। जेलों से तो आजाद हो जाते हैं लेकिन समाज उन्हें आजाद नहीं करता है। रिहेबिलिटेशन का क्या? देखिए, रिहेबिलिटेशन की जहां तक बात है, इसकी दो बुनियाद है जिसकी वजह से ये होना जरूरी है। सबसे पहले तो जाहिर है जो मटेरियल नुकसान हुआ है इंसान का, इतने साल गए हैं, आपका कोई जरिया माश नहीं रह गया है, वो आपका जो अपॉर्चुनिटी का, आपके ख्वाबों का, अपने सपनों का जो लॉस है वो एक चीज है, तो मुआवजा उसके हिसाब से होना चाहिए, पहली बात। दूसरा जो है, जो आपके ऊपर स्टिग्मा जो धब्बा लगता है, एक टेररिस्ट होने का जो धब्बा आपके ऊपर लगाया जाता है, जिसकी वजह से समाज भी आपको फिर एक्सेप्ट नहीं करता है, तो स्टेट की यह जिम्मेदारी बनती है कि किसी शख्स को, बेगुनाह शख्स को आपने गलत तौर से फंसाया, ऐसे मामले में आपकी वजह से एक तो उसका इतना नुकसान हुआ, दूसरा उसके ऊपर इतना बड़ा धब्बा लगा कि समाज उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो मुआवजे का मकसद है उसका जो वो माली नुकसान है उसको पुर करना, पहली चीज, और दूसरी चीज जो धब्बा उसके ऊपर लगाया गया है, डंके की चोट पे स्टेट की तरफ से यह बात आना कि हमारी तरफ से गलती हुई थी, ये शख्स दरअसल बेगुनाह है, और इस तरह से उसकी डिग्निटी, उसकी इज्जत को रिस्टोर करना। तो मुआवजे का मकसद ये है। और आमिर के साथ मैं एक बात बता दूं, जो एनएचआरसी ने जो आमिर को 5 लाख रुपए दिए हैं, ये कहीं से भी मुआवजा नहीं है, ये सिर्फ एक रिलीफ है जो इनको वक्ती तौर पे दिया गया है। अगर आप कैलकुलेट कीजिए तो 14 साल में 5 लाख रुपए 2,500 रुपए महीना तक भी नहीं आते, तो ये कोई मुआवजा नहीं हुआ, ये तो बस एक रिलीफ है जो इनको दिया गया है। मुआवजे की कीमत तो पूरी तय की जाएगी जब आप देखेंगे कितना नुकसान हुआ, इस शख्स की कितनी अर्निंग पोटेंशियल थी, ये क्या क्या कर सकता था जो नहीं कर पाया, इसका जो टॉर्चर हुआ, इसके ऊपर जो तकलीफ झेलनी पड़ी, वो सब कैलकुलेट करने के बाद मुआवजे का कोई अमाउंट आता है। तो इस तरह का कोई टेरर के केसेस में ऐसा कोई नजीर हिंदुस्तान में नहीं है जहां पे इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली कैलकुलेट करके मुआवजा दिया जाए और फिर डंके की चोट पे कहा भी, स्टेट की तरफ से कहा जाए कि हमसे गलती हुई थी, हम इस गलती को मान रहे हैं। जी, जाहिर सी बात है कि गलती नहीं मानी जाती, और सवाल ये भी लगातार उठा जाता है कि जो अफसर हैं जिन्होंने दरअसल एक झूठा तमगा पाने के लिए जो बेकसूर को कसूरवार बनाया, उसके इतने साल बर्बाद किए, उन अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सवाल ये भी करना चाहिए। एक और कॉलर हमारे साथ गुजरात से ही जुड़ गए हैं, मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर, आमिर से बात करेंगे। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मंसूर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछिए अपना। मैं इकबाल खान बोल रहा हूँ मेरठ से। जी बताइए इकबाल साहब। मैं जो है आमिर भाई से बात करना चाहता हूँ, मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूँ। और इकबाल खान बोल रहा हूँ मेरठ से। जी जी बताइए। मेरी 1 सेकंड आमिर भाई से बात करा दीजिए, मैं देख रहा हूँ। जी इकबाल साहब, आपकी मैं आवाज सुन पा रहा हूँ, प्लीज बताइए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम, पूरी टीम को मैं मदद करना चाहता हूँ। ये जो कार्यक्रम जी सलाम ने चलाया है, ये बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम है। मैं मेरठ से बोल रहा हूँ इकबाल खान जी। मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ और मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आपने इतने मुसीबत जेल में रहकर भी जो है आपने अपनी हिम्मत नहीं हारी। मैं आपके पूरी तरीके से साथ हूँ। यदि किसी तरह की मेरी भी मदद की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपके लिए कुछ भी डोनेशन करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और जो जिन लोगों ने आपको परेशान किया है, जिस भी लोगों ने परेशान किया है, नाजायज, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए आप पीछे न हटें। हमारा सहयोग आपके लिए पूरी तरीके से रहेगा और इंसाफ, ये हिंदुस्तान आपको इंसाफ देगा, यहाँ का कानून आपको इंसाफ देगा। पूरा भरोसा है अल्लाह पर पूरा भरोसा है और यहाँ के इंसाफ पर, यहाँ पे कानून पर हमें पूरा भरोसा है। मैं भी एक सरकारी अधिकारी हूँ, आपसे बात करने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं ये कार्यक्रम देख रहा था अभी। बुस्सा जी को भी मैं सलाम करता हूँ, आप सभी को, इस्लाम की पूरी टीम को मेरा आदाब है जी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह आपकी पूरी मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे पर्सनली मिलना भी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे किसी भी तरीके से आपका एड्रेस मिल जाए जहाँ मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता हूँ जी। तो मुझे जो है आप जो है अपना व्यक्तिगत नंबर भी दे दीजिएगा। जी इकबाल साहब, जरूर हम ये करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे प्रोग्राम को पसंद किया और आमिर के जो जज्बा है, जाहिर सी बात है वो काबिल तारीफ है। बहुत शुक्रिया आपका। और मुनीर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीनगर से। जी मुनीर साहब, अपने बात रखिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ जी सलाम को, जिन्होंने ये ऐसे ऐसे स्टेप उठाए हैं। शुक्रिया। और जितने भी इंडिया में जितने भी केसेस होते हैं, थ्रू आउट इंडिया में बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो कि कोई भी न्यूज चैनल जो है नहीं दिखाता है, और आपने ये शुरू किया है जी। तो मैं बहुत खुश हो गया इस चीज से और ये देखकर। और दूसरी बात मैं आमिर साहब से करना चाहता हूँ जी, आमिर भाई से। जी आमिर भाई ने जो ये 20 साल जेल में, 20 साल की 14 कितने जी 14 साल जी 14 साल उन्होंने जेल में गुजारे हैं। जी जी। तो ये खाली आमिर साहब एक अकेले नहीं है, ये इस पूरे थ्रू आउट इंडिया में बहुत सारे इतने पता नहीं कितने होंगे जी जिन्होंने ऐसे ये गुजारे हैं जेलों में। हमें पता है जो कि इधर जम्मू कश्मीर में तो आपको भी पता है क्या हो रहा है इस वक्त जी। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ बहुत कुछ हो रहा है जिनका कोई कसूर नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो उनको भी उठा के ले जाते हैं, तो जेलों में बंद कर देते हैं जी। तो आपको चाहिए थोड़ा JNK में भी थोड़ा इसके लिए देख लें। जी बिल्कुल, हमारी कोशिश रहेगी। आज हमने शुरुआत की है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस पर एक सीरीज चलाएं और मुल्क के तमाम हिस्सों से जो इसी तरह के मुतासिरीन हैं उनकी बात हम आप तक रखें। यही जी सलाम की कोशिश है और इसीलिए हमने इस प्रोग्राम का आगाज किया है। आप हमें सराह रहे हैं, आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी लफ्ज आमिर मैं आपसे कहूंगी कि आखिरी मैसेज आप दें और फवाज आपसे भी। जी 30 सेकंड आप लोग दोनों के पास है, मैं आपसे बात मैं रिहेबिलिटेशन के ताल्लुक से बात करना चाह रहा था, जो फैयाज साहब कह रहे थे उसके साथ कुछ जोड़ना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने जो मेरे मामले में 5 लाख रुपए का इंटरिम एक ऑर्डर किया है, उसके ताल्लुक से बस मैं बताना चाहता हूँ कि अभी भी वो ये मामला पेंडिंग है और सू मोटिव नोटिस लिया गया था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के माध्यम से। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे इसमें बेहतर, ये एक पहला कदम मैं मानता हूं और उम्मीद ये भी करता हूं कि मुझ जैसे और जितने भी मुतासरीन हैं, बेगुनाह हैं, उनके लिए भी कुछ गवर्नमेंट के द्वारा कदम उठाए जाएंगे, NHRC के द्वारा कदम उठाए जाएंगे और आगे इंशाल्लाह ताला बेहतर इसके नताइज आएंगे। जहां तक रिहेबिलिटेशन की बात है तो हमारे देश में अभी तक कोई कंपनसेशन रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी नहीं है बाकायदा, लेकिन एक पॉलिसी, एक स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की
अक्सर मैं उसका जिक्र करता हूं और मैं यहाँ पर उसी बात से अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा रिहैबिलिटेशन के ताल्लुक से, कि स्कीम है जो सरेंडर मिलिटेंट्स होते हैं, तो उस स्कीम के तहत उनको रिहैबिलिटेट किया जाता है। मैं कहता हूं ये बहुत अच्छी एक स्कीम है कि कोई अगर भारतीय नागरिक भटक कर गलत राह में चला जाता है तो उसको समझाकर मुख्य धारा में लाना चाहिए और उसको रिहैबिलिटेट करना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि एक आतंकवादी जो खुद कहता है मैं हाँ टेररिस्ट हूँ और वो सरेंडर करता है, तो उसके लिए तो आप रिहैबिलिटेशन की पॉलिसी रखते हैं, लेकिन जो कोर्ट के द्वारा ऐसे केसेस में बंद किए जाते हैं, पुलिस के द्वारा फर्जी तरीके से बंद किए जाते हैं और लंबा ट्रायल झेलते हैं, फिर कोर्ट के द्वारा वो बरी होते हैं, तो उनके लिए कोई क्यों पॉलिसी नहीं है? उनके लिए भी पॉलिसी होनी चाहिए। इस तरह के कई जायज सवाल हैं। फवाज, बहुत माजरत चाहूंगी कि मैं आपको वक्त नहीं दे पाई उतना, क्योंकि आज हमारा पहला शो है, जाहिर सी बात है कॉलर्स हमारे साथ ज्यादा जुड़ रहे हैं, लेकिन आप स्टूडियो में आए, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज से हमने अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत की आपकी बात, हम रोज आपके सामने आएंगे और नए ऐसे इस तरह के मौजूद लाएंगे जिससे सीधा आपका सरोकार है और आप जुड़ना चाहते हैं। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।